ट्यूटरिंग चैनल में सभी का स्वागत है। दोस्तों हम परीक्षा चैप्टर को समझेंगे, आपके क्लास 9 का जो ये पार्ट है। तो चलिए इसको समझने से पहले इस कविता के जो लेखक है प्रेमचंद, उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, प्रेमचंद कौन थे? तो हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। तो इनका जन्म आप याद रखना कि कहाँ हुआ था। तो बनारस में लम्हे गांव में 1880 को हुआ था, 31 जुलाई। उनका मूल नाम जरूर से याद रखना, धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, जरूर रखना, धनपत राय। और फिर देखो, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बताऊंगा। फिर देखो, उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। तो किस आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था? असहयोग आंदोलन में। और उनका देहांत कब हुआ? साल 1936 में, 8 अक्टूबर 1936 में। ठीक है, तो याद रखना सारी चीजें। जन्म हुआ था आपके 1880 को 31 जुलाई, और मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। फिर प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। तो किसके 8 भागों में संकलित है प्रेमचंद की कहानियां? मानसरोवर के। फिर देखो, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गर्मभूमि, गोदान। तो अब देखोगे तो यहाँ पर 8 है, गिनोगे तो ठीक है, वही 8 भाग जो थे मानसरोवर के। उसमें उनके प्रमुख उपन्यास है, ये इनके उपन्यास से प्रमुख। तो याद रखना, उपन्यास दो एक पूछ सकता है आपको, या फिर नाम लेके डायरेक्ट पूछेगा कि ये किसका उपन्यास है, तो प्रेमचंद का। देखो, उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। तो किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया आप पढ़ सकते हो, हंस, जागरण, माधुरी। ठीक है, इन पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रेमचंद्र जी ने किया। फिर देखो, उन प्रेमचंद्र का साहित्य मूलतः, अच्छा और एक चीज देखो, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति। ठीक है, फिर शोषित दलितों और शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। तो उनकी रचनाओं के मूल विषय क्या है, तो आप ये सारी चीजें याद रखना जरूर से। फिर देखो, प्रेमचंद्र का साहित्य मूलतः समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है। तो उनका साहित्य जो है वो समाज सुधारक के तौर पर है और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है, यानी देश की तरफ प्रति भावना। फिर देखो, प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और पात्रानुकूल है। फिर देखो, परीक्षा का कहानी चैप्टर पढ़ने से पहले इसका सारांश थोड़ा मोटा मोटी जान लेते हैं। तो परीक्षा कहानी प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने अफसर या अधिकारी के चयन में, तो कोई अफसर या फिर अधिकारी, ऑफिसर अगर चूज कर रहे हो आप, सिलेक्ट कर रहे हो, तो विद्वता के अतिरिक्त, यानी कि कौशल या फिर टैलेंट या फिर स्किल के अतिरिक्त दया, परोपकार की भावना, उसमें दया और परोपकार भी हो उसके टैलेंट के मतलब इसके अलावा कर्तव्य परायणता, यानी कि किसी चीज के प्रति उसकी दायित्व, जैसे सद्गुणों पर अधिक बल दिया है। तो इन गुणों पर अधिक बल दिया गया है इस पाठ में। फिर सच्चे अर्थों में मनुष्य केवल विद्या और ऊंची उपाधियों से महान नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम भावना भी उसे महान बनाती है। तो ये भावना भी उसकी जरूरी है मनुष्य का महान बनने के लिए। ठीक है, फिर देखो, प्रेमचंद्र की यह बहुचर्चित कहानी इसी विचारधारा से संतुष्ट है। तो किस विचारधारा से संतुष्ट है, परीक्षा की कहानी आपको पूछ सकता है। तो ये लिख दोगे कि मनुष्य केवल विद्या और ऊंची कहानियों से महान नहीं होता, बल्कि उसके हृदय में संचित प्रेम भावना ही उसे महान बनाती है। ठीक है, तो इस भावना से ये है कविता, ये परीक्षा पाठ। कहानी में दिखाया गया है कि सुजान सिंह ने रियासत के दीवान पद के उम्मीदवारों की परीक्षा किस प्रकार ली। तो यहाँ पर सुजान सिंह जो थे वो कोई ऑफिसर होंगे, कोई बड़े। ठीक है, और वो जो ऑफिसर वगैरह जो पद जो थे, जो दीवान पद था, उसके लिए निर्वाचन कर रहे थे। ठीक है, तो सिलेक्शन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए परीक्षा पाठ। देखो, जब रियासत देवगढ़ के दीवान, ये हमने अभी पढ़ा था कि रियासत देवगढ़, देवगढ़ जो है एक रियासत है। रियासत यानी कि कोई एक राजा रजवाड़े का स्थान। ठीक है, एक राजा रजवाड़े का प्लेस या फिर कोई जगह। तो कहाँ के रियासत थे, तो देवगढ़ के, याद रखना। जब रियासत देवगढ़ के दीवान, कहाँ के दीवान, देवगढ़ एक जगह का नाम, सरदार सुजान सिंह जिनका नाम था, वो बूढ़े हुए, तब वो बूढ़े हो गए थे सरदार सुजान सिंह। तो उन्हें परमात्मा की याद आई, तो उन्हें भगवान की याद आई, ईश्वर की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की, तब उन्होंने अपने महाराज से जाकर विनय की। ठीक है, प्रार्थना की। दीन बंधु, दीन बंधु यहाँ पर महाराज को कहा गया है, जो गरीबों की मदद करते हैं उसको दीन बंधु कहता है। दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, यानी कि जो देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह, वो अपने महाराज से कह रहे हैं कि हे महाराज, मैं आपका दास गुलाम, ठीक है, आपका सेवक, मैं आपकी सेवा 40 साल तक किया मैंने, अब कुछ दिन परमात्मा की भी सेवा करने की आज्ञा चाहता हूँ। अब मुझे कुछ दिन ईश्वर की सेवा करनी है। दूसरे, अब अवस्था भी ढल गई है और मैं अभी बूढ़ा भी हो चुका हूँ। अवस्था ढल गया यानी कि उम्र चला जाना, ठीक है, बूढ़ा हो जाना। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रह गई है, अभी मैं राजकाज जो है, मेरा दायित्व मैं संभाल नहीं सकता। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, अगर वो भूल चूक हो जाए तो इतने दिन की जो मेहनत है वो सारी बेकार पड़ जाएगी, दाग लग जाएगा उसमें, सारी जिंदगी की नेक नामे मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या कहा है। राजा साहब अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का
बड़ा आदर करते थे। तो वो काफ़ी अनुभव थे, काफ़ी साल से 40 साल तक हमने पढ़ा, वो सेवा कर रहे थे महाराज के दरबार में। तो वो जो महाराज थे वो अपने अनुभवशील और नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, सुजान सिंह का महाराज। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उन्हें प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो दीवान साहब नहीं माने, उन्होंने महाराज ने कहा था कि आप और कुछ दिन रुक जाओ। ऐसा ही होता है अमूमन, जब कोई स्पेशल आदमी आपसे चला जाने को कहा तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम रहो और कुछ दिन। तो वही बात हो रही है कि दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उन्होंने प्रार्थना स्वीकार कर, उन्होंने मान लिया चलिए ठीक है होगा, आप सेवा कीजिए ईश्वर का। पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा, यानी कि वो जब चले जाएंगे तो उनके प्लेस में, उनके जगह में, ठीक है, दूसरा कोई दीवान आएगा तो इसका चुनाव जो होगा आपको ही करना होगा, सिलेक्शन इसका। फिर देखो क्या हुआ, दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकला, तो न्यूज़पेपर वगैरह में ये सब विज्ञापन निकला कि रियासत के लिए हमें दीवान चाहिए एक, ठीक है, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। तो क्या विज्ञापन निकला पत्रिका में, तो देखो ये निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है, ये हेडलाइन छपा। जो सज्जन, फिर उसके बारे में डिटेल्स लिखा है देखो, तो क्या छपा, जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। तो ये पत्र में छपा कि आप सुजान सिंह से संपर्क करें। तो देखो ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, ये जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हो, मगर उन्हें पुष्ट होना आवश्यक है, यानी कि रिष्ट पुष्ट, उनका शारीरिक स्थिति अच्छा हो, फिजिकल। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। तो 1 महीने तक यहाँ पर आप आएंगे जब आपको रहने की, ठीक है, और आचार विचार सभी का व्यवस्था रखा जाएगा, रहने सहने का बंदोबस्त करा जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे, यानी कि जो इस परीक्षा में सफल होंगे, पूरे उतरेंगे यानी कि सफल होंगे, वो इस उच्च पद पर, दीवान पद पर सुशोभित होंगे, वो दीवान बनेंगे देवगढ़ के। देखो फिर इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी, यानी कि सारे लोग यहाँ पर इस सुनकर काफी परेशान हो गए, मतलब ठीक है, हाय तौबा मच गया चारों ओर। ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, और सभी सोच रहे हैं कि चलो इस पद पर अगर हमें मिल गया पोस्ट तो ये तो काफी ऊंचा पद है, महाराज के साथ उठना बैठना होगा, ठीक है, और किसी का अभाव भी नहीं होगा और किसी प्रकार की कैद नहीं, और आराम से जिएंगे जिंदगी, मस्त लाइफ। केवल नसीब का खेल है ये, केवल नसीब का खेल है जो इस पद को पाएगा। सभी कह रहे हैं इसमें लक लगेगा। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चले पड़े हैं, तो बहुत सारे सैकड़ों सैकड़ों लोग वहां पर आ गए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे, ठीक है। फिर देखो कोई पंजाब से चला तो कोई पंजाब से वहां पर आया चुनाव के लिए, तो कोई मद्रास से आया, कोई नए फैशन का प्रेमी था तो कोई पुरानी सादगी का, ओल्ड फैशन लोग भी थे, न्यू फैशन लोग भी थे, मॉडर्न लोग भी थे। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य को परीक्षा करने का अवसर मिला, वहां पंडित भी आए और मौलवी भी आए, ठीक है, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु। देखो फिर सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभवों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। तो महार सरदार सुजान सिंह जो कि उस पद को जाने वाले थे, तो महाराज ने उनको दायित्व दिया था कि आप ही चुन के जाइए सुजान सिंह, जो जो नेक्स्ट सुजान सिंह मतलब जो यहाँ पर सरदार होगा उसका चुनाव आप ही करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो उन्होंने काफी आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंधन कर रखा था सभी के लिए। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। तो सभी मनुष्य जो यहाँ आए थे सबने अपने बुद्धि के अनुसार अपने को अच्छा दिखाने का कोशिश किया। तो मिस्टर आ यानी कि कोई एक आदमी आया था, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ चुनाव के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर मिस्टर अ नाम के कोई व्यक्ति थे मान लो, जो 9 बजे दिन तक सोया करते थे, जो पहले की 9 बजे दिन तक सोया करते थे सुबह, आजकल वो बगीचे में टहलते उषा के दर्शन करते हैं। तो काफी सुबह सुबह उठ जाते हैं वो, और सुबह का, ठीक है, सूरज का धूप जो है उसका दर्शन करते हैं। उषा यानी कि आप खूब मतलब सुबह का टाइम होता है, 4 बजे पकड़ लो, उस टाइम में तो उषा का दर्शन करते हैं। मिस्टर ब जो कि हुक्का पीने की लत थी, जिन्हें हुक्का पीने की पहले लत थी, परंतु आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगरेट पीते हैं, वो हुक्का छोड़कर सिगरेट पीते हैं आजकल, ठीक है, मिस्टर ब। तो कौन क्या पी रहा है याद रखना, यहाँ से पूछेगा जरूर, जे कौन कौन वहां पर आया था उनका व्याख्या करो, उनका वर्णना करो, ठीक है, 2 3 4 मार्क का आ सकता है। फिर देखो मिस्टर स, द और ज, ये 3 लोगों की बात हो रही है। उनके घरों पर नौकरी की नाक में, ठीक है, उनको नौकरों की नाक में दम था, लेकिन वे सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते। यानी कि मिस्टर जो सद और जो थे वो नौकरों से अच्छे से पेश नहीं आते थे पहले, लेकिन आजकल वो नौकरों को यहाँ पर आकर आप और जनाब के बगैर नौकर से बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सम्मान दे रहे हैं आजकल। उनका चरित्र भी बदल गया है पूरा इस पद को पाने के लिए लोभ में, ठीक है। महाशय का जो कि नास्तिक थे, जो भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते थे, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती है कि पंडित जो मंदिर के पुजारी जो वो भी डर लगा रहता है कहीं हमारा पद ये ना ले, इतनी उनका व्यवहार जो है धर्मनिष्ठा हो गया आजकल। मिस्टर क का बारह है, ठीक है, जो नास्तिक थे। फिर देखो मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, तो मिस्टर ल जो किताब को घृणा करते थे, परंतु आजकल बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोले पढ़ने में डूबे रहते हैं, वो सारा दिन पढ़ते रहते हैं और धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं मिस्टर लोग।
जिससे बातचीत कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होता है। तो वहाँ पर जो लोग आए हैं सभी से बात करो, मिस्टर लॉ का जो भी, सभी क्या है, नम्रता और सदाचार का देवता मालूम होते हैं, ठीक है, यानी शिष्टाचार का देवता मालूम होते हैं। लोग समझते थे कि 1 महीने की झंझट है, तो वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनका जो चरित्र है उसमें अचानक से परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये तो 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है, यानी कि एक बार अगर दीवान बन गए तो और हमारा ही मौज होगा, ठीक है। फिर देखो, लेकिन मनुष्य का यह वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में कहीं हंस छिपा है, यानी कि यहाँ पर दीवान सरदार सुजान सिंह की बात की गई है, यानी कि उन्हीं के बीच में वो, ठीक है, वो डायरेक्ट सुजान सिंह जो है अपने रूप में नहीं थे, वो किसी दूसरे रूप में रूप परिवर्तन करके वहाँ है हुए थे। वो देख रहे थे कि किस मनुष्य का चरित्र अच्छा है, वो तलाश कर रहे थे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य को बूढ़ा जोहरी, ठीक है, तो जोहरी क्या करता है, वो बगुलों में हंस कहाँ छिपा है वो देखता है कि बगुलों में जो है हंस कहाँ छिपा है, कहाँ पर यहाँ पर गुनी ज्ञानी आदमी कौन है, किसके में वो टैलेंट है, स्किल है, कौशल है, ठीक है, उपयुक्त पद दीवान पद के लिए कौन है वो देख रहे थे सुजान सिंह। फिर देखो, एक दिन नए फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी की खेल हो जाए। तो जो है वहाँ पर नए फैशन वाले लोग आए थे, हमने पढ़ा था कि नए पुराने सभी फैशन वाले लोग आए थे। तो जो नए फैशन वाले लोग थे वहाँ पर, उन्होंने आपस में ठान लिया कि चलो हम हॉकी का खेल खेलें। तो यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे खिलाड़ियों ने पेश किया। तो वहाँ पर जो नए फैशन वाले उनमें से कुछ मंझे खिलाड़ी, यानी कि जो काफ़ी स्किल्ड थे, ठीक है, काफ़ी कौशल थे, उन्होंने एक्सपीरियंस थे, उन्होंने ये पेश किया, यह भी तो आखिर विद्या है। तो उन्होंने भी कहा ये भी तो विद्या है हॉकी खेलना भी, इसे क्यों छिपा कर रखे, इसे क्यों हम यहाँ पर छिपा कर रखे, आखिरकार हमें 1 महीना तक यहाँ रहना है, तो चलिए हॉकी खेलते हैं, संभव है कुछ हाथों की सफाई भी काम हो जाए। तो चलो हाथों की सफाई भी हो जाए। फिर देखो, अच्छा, यहाँ पर हाथों की सफाई दिया गया, इसका अर्थ क्या है, हो रहा है, इसका अर्थ है कि अ, आप कुशलता से या फिर चालाकी से, ठीक है, कुछ चीजें कर लेते हैं, कुछ काम कर लेना, तो हाथ की सफाई होता है कुशलता या फिर चालाकी से कुछ काम कर लेना, ठीक है। फिर देखो, चलिए तय हो गया, तो उन्होंने तय कर लिया कि कोर्ट बन गए। कोर्ट यानी कि जो हॉकी खेलने का जो जगह होता है उसको कोर्ट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकर खाने लगी। तो अप्रेंटिस दफ्तर के जो पेपर होते हैं वगैरह, ठीक है, दरख्वास्त होती है अप्रेंटिस, मतलब वो इधर उधर ठोकर खाती है जिस तरह, उस तरह ये ठोकर खाने लगी। यानी कि उसमें अगर आप क्लास 10 में जाओगे तो पढ़ोगे कि भोलाराम का पाठ एक नाम है, उसमें कहा गया है कि अगर रिश्वत नहीं दोगे, ठीक है, ऑफिस वगैरह में, तो वहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ती है फाइल। उसी तरह अप्रेंटिस की तरह ठोकर खाने लगी, इधर उधर ठोकर खाने लगी, इधर जाता कभी, ठीक है, वही। तो हॉकी खेल में भी वही होता है कि इधर से मारोगे तो उधर जाएगा। तो रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराला था। तो रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल अलग ही था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। तो धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर खेल चालू हो गया और खेल चालू होने इधर से इधर गेंद जाने लगी, लेकिन दूसरी ओर खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार, यानी कि इधर से लोग यहाँ पर मारते थे हॉकी, तो इधर के लोग रोक लेते थे, इधर के मारेंगे तो उधर वाले रोक लेंगे, ठीक है, तो यही चल रहा था। अभी देखो, संध्या तक यही धूमधाम रही, संध्या तक ये खेल चलता रहा, हॉकी का खेल। लोग पसीने से तर हो गए, ठीक है, पसीना पसीना हो गए, खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, यानी कि काफी गर्मी है, कारण कि अब काफी टायर्ड हो गए थे लोग, ठीक है। फिर देखो, हाफते हाफते बेदम हो गए, तो सभी लोग हाफते हाफते बेदम हो गए। फिर देखो, लेकिन हार जीत का निर्णय ना हो सका, यानी कि कोई भी पार्टी हारी नहीं। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। तो जहाँ पर खेल हो रहा था उसके जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल ना था, लेकिन उस नाले में कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था, तो सभी उस नाले को पार करते थे उसमें चलकर, ठीक है, पानी के अंदर जाकर। खेल अभी बंद हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। खिलाड़ी जो है वो होता है ना, हाफ टाइम में अभी लोग रेस्ट करते हैं कुछ मिनट, 5-10 मिनट का, तो उसी टाइम पे जब खिलाड़ी जो है, खेल बंद नहीं हुआ था लेकिन खिलाड़ी लोग दम बैठे ले रहे थे, लेकिन वो लोग वहां पर रेस्ट कर रहे थे, तब एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया, ठीक है, किसान आया अनाज से भरी हुई अपनी बोरी लिए, गाड़ी लिए हुए। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, और कुछ चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती, तो इस पार से उस पार ना जा सकती, कीचड़ बहुत थी और काफी ऊंचा था, ठीक है, ढलान था, ऊंचा था। फिर देखो, गाड़ी ऊपर ना चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, यानी कि वो किसान जो है अपनी अनाज से भरी हुई जो बोरी लाया था, ठीक है, वो बैलगाड़ी से ले आया था, तो कभी कभी अपने बैलों को ललकारता, यानी कि बैलों को भगाता, कभी पहियों को हाथों से ढकेलता, तो अपने पहियों जो थी बैलगाड़ी की उसको ढकेलता। लेकिन बोझ अधिक था और गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती, तो थोड़ा ऊपर उठता फिर पीछे आ जाता, क्योंकि वो ऊंचा था, ठीक है। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर कोई
वहाँ कोई सहायक नजर नहीं आता, कोई भी नहीं मिला उसको। गाड़ी को अकेले छोड़कर वो कहीं जा भी नहीं सकता था, क्योंकि उसमें अनाज का उसका बोरा है। विपत्ति में फंसा हुआ था, वो आदमी काफी विपत्ति में फंसा हुआ था। फिर देखो क्या हुआ, फिर इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकले। तो उसी बीच में जो खिलाड़ी खेल रहे थे उनका खेल भी शायद खत्म हुआ, तो वो भी झूमते झामते इधर आए, उस किनारे नाला के किनारे आए। किसान ने उनकी तरह सहमी हुई आंखों से देखा, तो किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, यानी कि किसान को लगा कि शायद उनमें से कोई अगर मदद करे, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस ना हुआ। लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, यानी कि बंद आंखों से, यानी कि किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसमें सहानुभूति का उनमें सहानुभूति का नाम ना था, यानी कि उसमें दया की भावना नहीं थी उनके अंदर, खिलाड़ियों के। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसमें हृदय में दया थी। तो वही में से एक खिलाड़ी था जिसके मन में हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। उस व्यक्ति को, जो खिलाड़ी था, उसके पैरों में चोट लग गई थी जो खेलते हुए। लंगड़ाता हुआ वो धीरे धीरे चला आता था, ठीक है। तो लंगड़ाता हुआ आ रहा था उधर। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। अचानक जब उसने गाड़ी को देखा उस नाले में, वो ठिठक गया, यानी कि वो काफी चौंक गया। किसान को देखते ही सब बात ज्ञात हो गई। उसने किसान को देखकर सब बातें समझ ली कि चलो इसका किसान है, इसका अनाज फंस गया है गाड़ी ये। हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार डाला। उसने हॉकी स्टिक किनारे रख दिया, जो कोट पहना था हॉकी खेलने का ड्रेस वो उतार डाला, और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? तो उसने कहा कि मैं तुम्हारा गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा कि एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है, यानी कि एक लंबा चौड़ा आदमी, ठीक है, सुस्त आदमी, स्वस्थ आदमी। डर कर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? तो किसान ने कहा कि मैं आपसे कैसे कहूँ हुजूर, ठीक है। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ गाड़ी देर से फंसे हुए हो। तो युवक ने ये बातें कही। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को सांधो। अभी उसने कहा उस खिलाड़ी ने कि ठीक है, यहाँ पर मतलब सरदार सिंह उसी को कहा कि तुम जाओ बैलों को सांधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। तुम जाओ बैलों को भगाओ, ठीक है, मैं पहियों को ढकेलता हूँ पीछे से। अभी गाड़ी ऊपर आ जाता, अभी आ जाएगी। यानी कि ये जो किसान था ना, ये एक्चुअली सुजान सिंह ही था। ये परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर है कि उन खिलाड़ियों में जो यहाँ पर परीक्षा देने आए हैं, उनके अंदर दया की भावना, सहानुभूति भावना है या नहीं, इसीलिए, ठीक है। फिर देखो, किसान गाड़ी पर आकर बैठा। किसान उसके कहने पर गाड़ी पर आकर बैठ गया। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। तो युवक ने जोर जोर से उसको खिसकाया, धक्का दिया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसमें उसने हिम्मत ना मारी। वो खुद घुटनों तक गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया, उसने धक्का दिया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। किसान भी बैलों को ललकार रहा था, ठीक है, हाँक रहा था। बैलों को सहारा मिला। तो बैलों को सहारा मिला क्योंकि पीछे से उनका जो चक्का था उसको धक्का मिला, तब उनकी हिम्मत बंध गई, ठीक है। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया। मतलब बैलों ने भी जोर लगाया, अभी पीछे से भी जब बल पड़ रहा तब। बस गाड़ी नाले के ऊपर थी, तो गाड़ी नाले के ऊपर आ गई, ठीक है। फिर देखो, किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। किसान उस युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता, ठीक है। ये कहा उस किसान ने युवक से। फिर देखो, युवक ने हंसकर कहा, आप मुझे कुछ इनाम देंगे? क्या आप मुझे इसके बदले कुछ इनाम देंगे आप? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेंगी। तो किसान ने कहा कि नारायण भगवान चाहेंगे तो दीवानी की जो पद है जिसके लिए आप आए यहाँ पर, वो आपको ही मिलेंगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। तब युवक को शक हुआ कि कौन है ऐसा कह रहा है। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती जुलती है। उसने देखा नहीं, सुना होगा शायद। चेहरा मोहरा भी वही है, चेहरा भी वैसा ही है, यानी कि किसान यहाँ पर भेष बदल कर आया था, इसीलिए उसको पहचान नहीं पा रहा युवक। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा, शायद वो उसके दिल के संदेह को भांप गया। तो किसान ने भी समझ लिया कि व्यक्ति तो मुझे पहचान रहा है, उसके मन में संदेह हो रहा है। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। तो मुस्कुराकर किसान ने क्या कहा कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, ठीक है। यानी कि आप किसी चीज को पाने के लिए आपको गहरे पानी में, ठीक है, यानी कि कष्ट का सामना करना पड़ेगा, तभी आपको इष्ट मिलेगा, फल मिलेगा। फिर देखो, निदान महीना पूरा हुआ। वो महीना पूरा हुआ जो 1 महीना था, निदान महीना क्या, 1 महीना का बात है। चुनाव का दिन आ गया। तो चुनाव का दिन आ पहुंचा, जिस दिन सिलेक्शन होना था। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। सभी वहां पर अपना फैसला सुनने के लिए आए कि उनका चुनाव हुआ या नहीं। दिन काटना पहाड़ हो गया, ठीक है। मतलब लोगों को वो जो दिन थे वो पहाड़ की तरह लग रहे थे कि कैसे कभी निकल जाए, ठीक है, पहाड़ के उस पार जाए। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे, ठीक है। तो सभी सोच रहे थे ये मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, तो यही आशा और निराशा।
फिर नहीं मालूम आज किसके नसीब में जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरवाजा सजाया गया। तो संध्या वेला क्या हुआ, राजा के दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ़ लोग, जो रईस धनी लोग थे, ठीक है, धनाढ़ लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी और दीवानी के उम्मीदवार के समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए आ विराजे। सभी लोग नए नए कपड़े भूषे, ठीक है, नए कपड़े भूषे पहनकर वो आ गए, भूषण पहनकर। उम्मीदवारों का कलेजे धड़क रहे थे, तो सभी थोड़ा थोड़ा उनका हार्ट भी धड़क रहा था, क्योंकि डर लग रहा था हो गया नहीं। तब सरदार सुजान सिंह ने, हमें भी ऐसा होता है एग्जाम के दिन, कभी कभी हमें धड़कता है दिल जोरों से, ठीक है, एग्जाम में जब जाते हैं। फिर जैसे जैसे एग्जाम निकलता है वैसे वैसे हम समझ जाते हैं, सब नॉर्मल हो जाता है। फिर देखो, जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए क्षमा कीजिए। ये सरदार सुजान सिंह ने कहा, ठीक है। मुझे इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। तो ये सुजान सिंह ने कहा, ये खड़े होकर लास्ट में, ठीक है, अंत में चुनाव के वक्त। हृदय वही है जो उदार हो, और हृदय वही है उसी व्यक्ति का जो उदार है। आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ये किसने घोषणा की? सुजान सिंह ने घोषणा की। तो याद रखना कि सुजान सिंह ने क्या क्या चीजें कही थी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखो, ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं, सुजान सिंह कह रहे हैं, और कम है, ठीक है। फिर जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हैं, और जैसे गुण वाले ऐसे अगर है भी तो वो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हैं, ऊंचे पद पर। उन तक हमारी पहुंच ही नहीं है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ का दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। उन्होंने घोषणा की कि कौन रियासत का नया दीवान बनेगा, तो उनका नाम था जानकीनाथ, यानी कि वो जो युवा था, लंगड़ा रहा था, जो जिसने मदद की थी किसान की, उसका नाम जानकीनाथ था। तो उसका दीवान पाने पर बधाई देता हूँ, यानी कि उसको दीवान की पद मिली। फिर देखो, रियासत के कर्मचारी और रईसों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवारों के दल की आंखें इधर उठी। तो फिर रियासत के कर्मचारी जो थे और रईस जो धनाढ़ लोग थे, वो भी पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा उन्होंने, और उम्मीदवारों के दल की आंखें उधर उठी। जो उम्मीदवार यानी कि जो हॉकी के प्लेयर जो, या फिर जो वहाँ पर सिलेक्शन के लिए आए थे, उनकी आंखें भी उधर उठी, यानी कि उस पंडित जानकीनाथ की ओर। मगर उन आंखों में सत्कार था और इन आंखों में ईर्ष्या, यानी कि पंडित जानकीनाथों में सत्कार था, सद्भावना था, खुशी की, ठीक है, और इन आंखों में ईर्ष्या, इनके आंखों में ईर्ष्या था, ठीक है, जलन थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान को भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का निवास है। तो ये स्पष्ट किया सरदार सुजान सिंह ने कि क्यों मैंने उनका चुनाव किया, क्योंकि उन्होंने खुद जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर, यानी कि उस जो कीचड़ झाधुक था उस नाले में, वहां से निकालकर ऊपर चढ़ाए। उसके हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता का निवास है। ऐसा आदमी गरीब को कभी ना सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। उसका संकल्प जो है वो अडिग है और उसके शरीर को ये स्थिर रखेगा, ठीक है। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म के मार्ग से कभी ना हटेगा। ये सुजान सिंह ने कहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।